जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच में यूजीसी एनटीए नेट स्लेट जेआरएफ जो यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है परीक्षा, तो उसमें जो आपका पेपर होता है खासकर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जो सेकंड प्रश्न पत्र होता है, तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये बहुत ही अहम आपके लिए होने वाला है अगर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। आगामी परीक्षा दिसंबर में है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के करीबन 40-44 सेट लगभग करवा देंगे तो अगर उतना आप करते हैं तो समझिए कि वही क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड आते हैं, है ना। तो अगर आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ढंग से इसको सॉल्व करते हैं मेरे साथ, तो विश्वास मानिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं और इस चैनल पे आपको हिंदी साहित्य संबंधी बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। एक और भी सीरीज चल रहा है जिसमें 13,000 लगभग हम हिंदी प्लस साहित्य के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसको प्लीज़ कंटिन्यू करिए, है ना। और उसके साथ इसको भी खासकर जो अपीयर होने वाले हैं दिसंबर में, तो यहाँ पे देखिए ये आपका सेट क्रमशः इस तरीके से चलने वाला है। यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम पाली सेकेंड पाली में इस तरीके से आयोजित किया जाता है। यूजीसी एनटीए नेट परीक्षा में अगर नवीन पाठ्यक्रम में देखेंगे तो इकाई फर्स्ट से लेके आपका 10 यूनिट यानी 1 to लेके 10 यूनिट तक होता है। तो पाठ्यक्रम पे हम कभी बात अलग से करेंगे। ये आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है क्रमशः, और ये है कि आपको पहले ही बता दें हिंदी साहित्य, ये हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, तो हिंदी और प्राइड टेलीग्राम करके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम क्रमशः यहाँ पे धीरे धीरे उपन्यास विधा और निबंध विधा इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। कुछ तो मैंने पहले से ही करा रखा है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट पे आते हैं और इसमें टोटल जिस तरीके से एग्ज़ाम में आता है वही सेट है, और ये सेट आपका है दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका व्याख्या सहित यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र का हल मिलने वाला है ना। तो करीबन 100 क्वेश्चन है, आपको क्रमशः बहुत ही धैर्य के साथ पूरा करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है वीडियो, है ना, लास्ट तक एकदम बने रहना है। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? कौन इसमें से है जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है? संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी। तो इनमें से कौन सा है जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है? संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत भी सम्मिलित है, फारसी भी, अंग्रेजी भी है, लेकिन यहाँ पे जो अरबी है, अरबी जो है ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अरबी जो है ना ये सामी भाषा के तहत आता है ना। अरबी जो है वो सामी भाषा के तहत आता है, और जो सामी भाषा परिवार में इब्रानी आते हैं, अरबी आते हैं और हबसी भाषाएं आती हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि जो आपका भाषा खंड होता है उसमें अगर आप देखिए तो अरबी जो होता है, अरबी आर्य भाषा में नहीं आता। अरबी जो है सामी भाषा के तहत आता है, और सामी भाषा परिवार में भी इब्रानी है, अरबी और हबसी भाषाएं आती हैं। जबकि जो संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, फारसी है, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, संस्कृत आदि जो भाषाएं हैं ये आर्य भाषा में आती है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा आर्य भाषा में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो संस्कृत देखिए जो बहुत ही रिनाउंड लैंग्वेज है, जिनको हम सभी जानते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है ना। इनके अलावा एक चीज़ आपको बस अंतर करना है कि हम लोग अक्सर बोलते हैं अरबी फारसी, तो ऐसा लगता हो कि नहीं वो एक ही भाषा समूह के, एक ही भाषा परिवार के हों, लेकिन ऐसा नहीं है। अरबी को आप देख रहे हैं कि अरबी जो है आर्य भाषा में नहीं आता, बल्कि फारसी को देखेंगे तो ये आता है। तो ये आपको अंतर यहाँ से देखना है कि कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। तो संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फारसी है, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, है ना, प्राकृत, ये सभी भाषाएं जो है आर्य भाषा में आती हैं। देखिए यहाँ पे शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लाख बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। यानी शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लाख बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। ये प्रसंग जो है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में आता है? तो आपके पाठ्यक्रम में जो करीबन कुछ उपन्यास के नाम दिए हैं, 10-12 उपन्यास जो हैं, प्लीज़ आप उनको इस तरीके से स्किप मत करिएगा कि उपन्यास नहीं पढ़े और कहीं से शॉर्ट नोट से काम चला ले, क्योंकि बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन बनता है। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये बीच से पंक्तियाँ उठाई गई हैं। अगर आप उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी अगर पूरा उपन्यास नहीं पढ़े होंगे तो फिर ये कहीं से भी आप सोचिए तो आप बहुत कर सकते हैं कि आप देवरानी जेठानी कहानी का सारांश जान सकते हैं,
परंतु जो सारांश होता है ना वो बीच की पंक्तियों से जो बीच से उठा के देते हैं, तो आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये किस उपन्यास के तहत आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको क्रमशः इस चैनल पे सारे उपन्यास करवाए जाएंगे और आप उनको ज़रूर सुनिए। तो ये जो शीतला माँ के नाराज़ हो जाने के भय से लाख बच्चों का चेचक का टीका, ये जो पंक्ति है ये देवरानी जेठानी की कहानी जो है उसमें आता है। शीतला माँ के नाराज़ हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उक्त कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में है। और देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पंडित गौरी दत्त। तो इनको भी ध्यान रखिए कि देवरानी जेठानी जो है इनके लेखक कौन है? तो लेखक इनके पंडित गौरी दत्त हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? तो प्रकाशन 1870 में हुआ है। और डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास और पंडित गौरी दत्त को पहला उपन्यासकार माना है। तो काफ़ी प्रश्न इससे बन गए। पहले तो वो शीतला माँ का चेचक का टीका, उससे रिलेटेड कि वो कहाँ से लिया गया है? तो देवरानी जेठानी से। देवरानी जेठानी किसने लिखा? पंडित गौरी दत्त ने लिखा। कब लिखा? 1870 में लिखा है। इसके बाद आता है कि कौन जो है गोपाल राय जी को, गोपाल राय जो है वो किसको पहला उपन्यासकार मानते हैं? तो पहला उपन्यासकार गौरी दत्त को मानते हैं, जिसने देवरानी जेठानी का उपन्यास लिखा हुआ है ना। और इसमें अगर देखेंगे तो इसकी विषय वस्तु क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी में इसकी विषय वस्तु इतनी सामाजिक है कि पूरा समाज ही ध्वनित होता है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज वहाँ पे दिखता है आपको। तो बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्ध बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनगढ़ ईमानदारी के साथ ही 19वीं शताब्दी का जो मध्यवर्गीय बनिया समाज था उसके जीवन का यथार्थ चित्रण आपको सच्चाई के साथ यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए ये उपन्यास बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब उपन्यास ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा, बाला रूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। ये पंक्तियाँ दी गई है, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में जो चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? तो देखिए कितने डेप्थ में ये क्वेश्चन है ना। आपको हो सकता है पढ़ते वक्त तुरंत पता चल गया हो कि हाँ ये नागार्जुन जी की पंक्तियाँ हैं, ये है, लेकिन जब तक आप बहुत अंदर तक नहीं गए तो आपको हो सकता है ये समझ में नहीं आया कि ये चकवा चकई जो है, ये चकवा चकवी, ये किसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है? समाज बोध, अपवाद, कवि प्रसिद्धि। इसलिए जो आपका कविता वाला भी है पार्ट, उसको भी बहुत अच्छे से समझना है ना। तो यहाँ पे देखिए, ऋतु वसंत का सुप्रभात जो है, ऋतु वसंत का सुप्रभात, बंद हुआ क्रंदन, उपयुक्त पंक्तियों में जो चकवा चकई के बारे में व्यक्त जो नागार्जुन जी हैं, नागार्जुन जी के विचार को साहित्य जगत में कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। कवि प्रसिद्धि इनको कहा जाता है। उक्त पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित बादल को गिरते देखा है। तो हो सकता है यही चीज़ कि आपके पाठ्यक्रम में बादल को गिरते देखा लगा होगा, और ये जो लगा हुआ है, और इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये कविता कौन से काव्य संग्रह से है ना। तो कविता तो ऊपर से आपको दे दिया, इन डेप्थ उससे कितने सवाल आपके बन सकते हैं कि कविता किसने लिखा, कविता कौन से काव्य संग्रह में संकलित है। फिर उसमें जो पंक्तियों में कोई प्रसिद्ध उक्ति दे दिया गया, उसके अर्थ को पूछ सकता है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि मैं, हो सकता है आपको लगे कि सिर्फ ऐसे सपाट बयानी करके, ऐसा क्वेश्चन करके निकल जाऊं, पर प्लीज़ इसको ऐसे मत लीजिएगा। इसको आप इस तरीके से सॉल्व करिए कि कितने प्रकार के एक जो टॉपिक दिए हैं उससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्वास मानिए, मैंने नेट क्वालिफाई किया है तो मुझे आइडिया है कि अगर आप सिलेबस को गो थ्रू बहुत अच्छे से होते हैं बारीकी से, तो आपका नेट कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि जो ऋतु वसंत का सुप्रभात, ये पंक्तियाँ, और इस पंक्ति में जो चकवा चकई है, इसकी कवि प्रसिद्धि के बारे में ये व्यक्त नागार्जुन जी की कथन है। और ये जो है बादल को गिरते देखा, जो इनकी कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ये कविता इनकी युग धारा में जो है काव्य संग्रह में संकलित है। और नागार्जुन जी किस प्रकार के कवि हैं? तो प्रगतिवादी कवि हैं। और इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनके धारा तो युग धारा है। अब युग धारा का समय भी देखिए, युग धारा जो है ये 1953 में है, 1953 में है। और इनके द्वारा सतरंगे पंखों वाली 1959 में सतरंगे पंखों वाली है। प्यासी पथराई आंखें 1962 में है। भस्मांकुर 1971 में है। तुमने कहा था 1980 में है। पुरानी जूतियों का कोरस ये 1983 में है। तो ये सारी ही रचनाएं कवि प्रसिद्धि नागार्जुन को बादल को गिरते देखा, युगधारा काव्य संग्रह में संकलित। युगधारा 1953 में आया, ये प्रगतिवादी कवि हैं। सतरंगों पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई 62, भस्मांकुर 71, तुमने कहा था 1980, पुरानी जूतियों का कोरस 83।
अब यहाँ पे जैसे दिया है कि टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है। टी.एस. इलियट आपके पाठ्यक्रम में काव्यशास्त्र भी लगा है और उसमें एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र होता है, और ये जो क्वेश्चन है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र से लिया गया है कि टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कविता आत्मगत अनुभूत की अभिव्यक्ति है, कवि काव्य का माध्यम भर है, कविता अपवर्जी और अंतर्वशी होती है। अब देखिए कितनी गहराई से क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट की जो आलोचना की विशेषता में क्या है, क्या उनकी जो कहने की जो विशेषता का आधार, आलोचना का आधार, उसमें क्या विशेषता है। वो कहते हैं कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, कवि काव्य का माध्यम भर है, और कविता अपवर्जी और अंतर्वशी होती है। और आपको कथन इस प्रकार दिया गया है कि केवल ए सी, केवल बी सी, है ना। तो जब तक तो बहुत ही बारीकी से आपको नहीं पता हो तो आप इसका आंसर जो है नहीं कर सकते। तो ये कविता जो है आत्मगत, यानी टी.एस. इलियट कहते हैं कि कविता जो है वो आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है तथा कवि काव्य का माध्यम भर है। यानी एक कवि जो है वो काव्य अगर गढ़ रहा है तो उसका बस एक रास्ता है, वो माध्यम है। और ये जो कविता कवि जो कुछ भी गायन करते हैं काव्य का, उनके मन से प्रस्फुटन होता है, तो कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। ये दोनों ही जो टी.एस. इलियट है उनकी आलोचना की विशेषता में शामिल है। टी.एस. इलियट ने अपनी आलोचना के संबंध में खुद कहा है कि निज काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार। इलियट द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं द सेक्रेड वुड, बहुत बार पूछी गई हैं द सेक्रेड वुड, सिलेक्टेड एसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज। तो आप लोगों को हो सकता है काव्यशास्त्र में बड़ी समस्या आती है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि टी.एस. इलियट से किस प्रकार के प्रश्न बने हैं कि आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन वही कहते हैं, काव्य को माध्यम भर कहते हैं। फिर टी.एस. इलियट के बारे में अगर देखें तो द सेक्रेड वुड, द सिलेक्टेड एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज आदि इनके द्वारा जो है रचित रचनाएं हैं। यहाँ पे दिया है परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो कहानी विधा के तहत जो परिंदे आता है, तो परिंदा कहानी जो है, इस परिंदे कहानी के पात्र में कौन है, डॉक्टर मुखर्जी, सामनाथ, ह्यूबर्ट, लतिका। तो ये क्वेश्चन जो पात्र परिचय से बना है, कहानी के पात्र परिचय से, यहाँ पे देखिए अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पात्र परिचय में इनके नाम याद होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो फिर याद करने से मतलब रटना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर मुखर्जी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट और लतिका, परिंदे कहानी में ये तीनों आते हैं, मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लतिका, तीनों ही आते हैं। और ये परिंदे जो लिखा गया है, परिंदे कहानी, ये 1960 ईस्वी में लिखा गया था, और लिखा किसने, निर्मल वर्मा जी ने। निर्मल वर्मा को स्मृति का कहानीकार कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है कि किस महिला लेखिका को स्मृति का कहानीकार कहते हैं, निर्मल वर्मा को कहते हैं। और परिंदे नाम से इनका कहानी संग्रह है। तो ये ऐसा नहीं कि परिंदे सिर्फ कहानी है, कहानी संग्रह भी परिंदे ही नाम से है। और जो परिंदे नाम से इनका कहानी संग्रह है उसमें 7 कहानियाँ संकलित हैं। उसमें अंधेरे में, तीसरा गंवार, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर, पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। तो इतना जो है इसमें 7 कहानियाँ संकलित है। तो डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लतिका तीनों ही परिंदे के पात्र। 1960 में परिंदे आया। परिंदे जो है कहानी जो है इनका कहानी संग्रह में सम्मिलित जो है, कहानी संग्रह में ही संकलित है। और ये स्मृति के कहानीकार कही जाती है। इनकी जो 7 कहानियाँ हैं उन 7 कहानियों में अंधेरे में, तीसरा गंवार, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर, पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे इत्यादि आते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। उपयुक्त ये जो गीत है ये किसमें है, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया। तो ये देखिए सॉन्ग पूरा दे दिया गया, और ये सॉन्ग आप कैसे समझ पाएंगे अगर बिना इसको आप पढ़े रहेंगे, तो फिर कहाँ से ये पंक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सिर्फ अगर आप तीसरी कसम का सारांश पढ़ेंगे तो उसके गाने को ही उठा के दे दिया गया, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, पंक्ति है ना। तो ये क्वेश्चन की गहराई के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो रचनाओं का नाम दिया है, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम, तो ये जो गाना है ये तीसरी कसम कहानी जो है उसमें है। तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, और इस कहानी में उन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयत्न किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, यानी जो तीसरी कसम कहानी है जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिहार प्रांत के जो गांव के जीवन को उभारने का प्रयास किया है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, पलटदास।
तो हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, पलटदास, लालमोहर। जबकि रसप्रिया, पंचलाइट, लालपान की बेगम, संबदिया, ठेस, पहलवान के ढोलक और एक आदिम रात्र की महक। तो देखिए ये जो है परीश्वरनाथ रेणु जी का ही है। और देखें तो इसमें पात्र के बारे में भी बताया इन्होंने कि इस कहानी के प्रमुख पात्र जो तीसरी कसम है हीरामन, हीराबाई, धुनीराम, पलटदास, लालमोहर है। जबकि जो रसप्रिया, पंचलाइट, लालपान की बेगम, संबदिया, ठेस, पहलवान का ढोलक, एक आदिम रात्र की महक, ये भी है रेणु जी की ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तोल सकता है, यानी कब इसे तोल सकता है धन, यानी मित्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है, धन उसे तोल नहीं सकता। इस देश को है हे दीनबंधु, यहाँ पे दिया गया है इस देश को है हे दीनबंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। तो ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं समक्ष इनके दिए गए मैथिली शरण गुप्त प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो है बहुत सारी कविताएं लगी हैं और ये कविताओं से पंक्तियां जो हैं डायरेक्ट आपको उठा के दे दी गई हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, तो दिनकर जी के द्वारा कि मित्रता बहुत अनमोल रतन होता है, कभी से तोल सकते हैं धन। तो ये दिनकर जी कहते हैं इस देश को हे दीनबंधु आप फिर अपनाइए और भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ये कौन किसके द्वारा कहा गया, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। और यहाँ पे दिया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये महादेवी वर्मा जी द्वारा कही गई हैं। देखिए यहाँ पे तीसरी कसम कहानी के पात्र, तो अभी देखिए इससे क्वेश्चन आया था और फिर से रिपीट हुआ वही क्वेश्चन उसी टॉपिक से। तीसरी कसम कहानी के पात्रों के बारे में इस बार है रमपतिया, धुनीराम, चुरमुनिया, पलटदास। तो इसमें देखिए बिल्कुल आप देखेंगे कि उसी साल में और क्वेश्चन उसी टॉपिक से फिर से वापस दिया और इसमें 4 पात्रों के नाम दिए और आपको पहचानना है कि तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन से हैं। तो देखिए जो तीसरी कहानी है तीसरी कसम कहानी के पात्र जो हैं इसमें से वो कौन है, तो यहाँ पे देखिए तो धुन्नीराम तथा पलटदास। धुन्नीराम तथा पलटदास हैं। इस कहानी के अन्य पात्र में हीरामन, हीराबाई, लालमोहर आदि भी आते हैं। तो धुन्नीराम, पलटदास तो आते ही हैं, इनके अलावा हीरामन, हीराबाई, लालमोहर भी आते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफान कहानी के लेखक परीश्वरनाथ रेणु हैं और ये कहानी का प्रकाशन अगर बोले तो ये जो है 1956 में प्रकाशन में आया। रेणु द्वारा रचित इस प्रमुख कहानी के बारे में बात करें या इनकी और भी जो प्रमुख कहानियाँ हैं उसमें पंचलाइट है, संवदिया आता है, रसप्रिया आता है, ठेस, लालपान की बेगम इत्यादि। जबकि जो रमपतिया है इन्हीं के द्वारा, देखिए ऐसा नहीं कि कहानी दूसरे के द्वारा लिखा गया, रमपतिया जो है इनके द्वारा जो रसप्रिया कहानी है, रमपतिया रसप्रिया कहानी में आती है। तो तीसरी कसम जो है फणीश्वर जी का ही है। 10 कहानी के पात्र के बारे में पूछा है आपसे कि हीरामन, हीराबाई, लालमोहर आदि आते हैं और 56 में जो है कहानी जो है प्रकाशन में आया। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो यहाँ पे देखिए जो वंशीधर है, वंशीधर, तो ये वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। गैंग्रीन, दुलाई वाली, अपना अपना भाग्य उसने कहा था। तो यहाँ पे जो वंशीधर है, वंशीधर दुलाई वाली जो कहानी है, वंशीधर दुलाई वाली कहानी के प्रमुख पात्र हैं। दुलाई वाली कहानी के अन्य पात्र हैं जानकी देई, नवल किशोर, सीता, लाठीमान, है ना। तो यहाँ पे वंशीधर दुलाई वाली कहानी के प्रमुख पात्र, दुलाई वाली कहानी के अन्य पात्र में जानकी देई, नवल किशोर, सीता, लाठीमान। दुलाई वाली कहानी के लेखक राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला हैं। ये कहानी, इस कहानी में अगर देखें तो ये कहानी सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्रों की बात करें तो उसमें लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह। गैंग्रीन जो कहानी है, गैंग्रीन कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र जो हैं महेश्वर तथा मालती। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र 10 साल का अनाथ बच्चा है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम देखें तो आपका बंटी, झूठा सच, धरती धन्ना अपना, मैयादास की माड़ी। तो यहाँ पे देखिए इनका जो है क्रम लगाना है आपको। झूठा सच उपन्यास जो है 1958 से 60 में ये पाठ्यक्रम में लगा है और जल्दी करवाने वाले हैं। तो ये जो झूठा सच उपन्यास है ये 58 और 60 के बीच में आप देखते हैं कि ये 2 पार्ट में आया था। एक आया पहला पार्ट वतन और देश नाम से, और इसके बाद जो है एक देश का भविष्य। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 2 पार्ट में जो है विभाजित होकर आया हुआ है और 58-60 में प्रकाशन में आया। आपका बंटी जो है उपन्यास 1971 में, धरती धमना अपना 1972 में, मैयादास की माड़ी 1988 में। तो 58-60, आपका बंटी 71, और जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जो जितने भी उपन्यास, विधा, कहानी जितनी भी लगी हुई हैं, उनका क्रमशः आप ये ध्यान रखिए कि सन किसका कौन सा है, क्योंकि क्रम बहुत लगाने के लिए आता है और उसी में से उठा के इतनी रचनाएं लगी हैं तो क्रम उन्हीं में से पूछ लेता है, अलग पूछने के बजाय। अब इसे झूठा सच आपके पाठ्यक्रम में आपका बंटी भी लगा हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं, है ना। तो ये हो गया धरती धन्ना अपना, मैयादास की माड़ी 88 में। प्रकाशन वर्ष की दृश्य निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस, कोणार्क। तो बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस और कोणार्क, और यहाँ पे क्रमशः आपको मिलाने के लिए दिया गया है। नीचे आपको क्या करना है, इसका मिलान करना है। तो यहाँ पे बात करें कि जो नाटक है कोणार्क, कोणार्क नाटक 1951 में आया प्रकाशन में, मादा कैक्टस 1959 में आया, और जो बकरी नाटक है 1974 में आया, कबीरा खड़ा बाजार में 1981। ये सारे ही प्रकाशन वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोणार्क 51, मादा कैक्टस 59, बकरी 1974, कबीरा खड़ा बाजार में 81। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा लिखित रूप में है। आपको अभिकथन ए के अनुसार बी का भी देखना है सेगमेंट और फिर उत्तर का चयन करना है। आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में ही होती है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए कथन या विकल्पों में से आपका चयन करना है कि ए दो दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही है दूसरा उसका पूरक है। तो आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय ही नहीं ले पाता, उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण का वर्चस्व है इसी के कारण, और मशीनीकरण की वजह से वो अपनी पहचान के पीछे ही भाग रहा है। तो ये बात सही है, मशीनीकरण की वजह से मनुष्य भी अपने को उस मशीनी दौर का हिस्सा मान बैठा है और अपने को भी एक तरीके से रोबोट ही समझ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कथन ए और दो दोनों ही सही हैं और उसकी वो व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से ये कथन सा काव्य घटना नुकूला शब्दों उपस्थिति है किसका? ये है। निम्नलिखित में से एक कथन किसका है? रुद्रट का, जगन्नाथ का, कुंतक का, वामन था। तो ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भारतीय काव्यशास्त्र से आ गया। इसके पहले इलियड का क्वेश्चन पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आया था। तो निम्नलिखित में से ये कथन सा काव्य घटना नुकूला शब्दों उपस्थिति है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये आचार्य जगन्नाथ के द्वारा ये कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए आचार्य और काव्य लक्षण, तो वामन के द्वारा जो कहा गया है, वामन के द्वारा कि काव्य शब्दों अयं गुणा अलंकारा संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। तो वामन के अगर समझने हो कि काव्य के लक्षण का जो परिभाषा दिया गया है, उन्होंने कहा है गुणा अलंकारा। पहचानने का यही तरीका हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे इनके जो है लक्षण जो अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा लक्षण की परिभाषाएं दी गई हैं वो याद करने पड़ेंगे। तो इसमें वामन के द्वारा जो दिया गया है, वामन के द्वारा देखें तो ये गुणा अलंकारा दिया गया है, लास्ट में है शब्दों अयं गुणा अलंकारा। कुंतक के द्वारा, ये कुंतक का है शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापार। तो कुंतक का देखिए, कुंतक में आता है वक्र, नहीं याद हो पहचानने के लिए, शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापारा शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम। और रुद्रट के द्वारा ननु शब्दार्थो काव्यम, इसको तो ध्यान ही रख लेना है कि रुद्रट ने काव्य लक्षण के संबंध में ननु शब्दार्थो काव्यम कहा है, कुंतक ने वक्र कवि व्यापारा कहा है, वामन ने गुणाम अलंकारा कहा है। पद्माकर भट्ट के बारे में अगर देखें तो पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ।
पद्माकर भट्ट के बारे में देखें तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कभी इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण थी। पद्माकर की भाषा कड़वती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं थी। अब ये सारी जो बातें कही हैं शुक्ल जी ने कही है और तुलना भी किया हुआ है पद्माकर भट्ट के बारे में। पद्माकर भट्ट के बारे में जो शुक्ल जी का विचार है कि ऐसा सर्वप्रिय कभी इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं, यानी तब भी वो मानते हैं कि बिहारी थे, बिहारी के बाद ही पद्माकर का नाम आता है, क्योंकि पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो ये दोनों ही कथन आप देखेंगे कि एक तो वो कहते हैं कि जो है बिहारी के बाद अगर देखें तो पद्माकर के बारे में, उस काल के बारे में कहते हैं, फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि उनकी जो रमणीयता थी, उनकी रमणीयता ही अगर बात करें तो सर्वप्रियता थी। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है ये राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मक का नाट्यबिंब है। ये कथन किस आलोचक का है? नेमीचंद, गिरीश रस्तोगी, बच्चन सिंह, जयदेव तनेजा। तो जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, जब इसको पढ़ते हैं आप तो उसमें आता है कि राजाश्रय और जो व्यक्ति स्वातंत्र है इसके बीच ये भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। तो इसमें आप देखते हैं कि मल्लिका और कालिदास कैसे एक वहापोह जिंदगी में रहते हैं दोनों। तो वही है कि राजराश्रय सुख या व्यक्ति स्वातंत्र, खासकर कालिदास बहुत ही ज़्यादा ऐसी दुविधा की स्थिति में रहते हैं। तो ये जो कथन है ये बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया कि आषाढ़ का एक दिन जो है ये राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब, ये कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृतियाँ कौन सी हैं? तो आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो हिंदी नाटक बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। तो ये हैं और भी इनके हिंदी नाटक बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भव में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य है। कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। भवों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलाता है। भवों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। तो कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भव में बल को देखा। अब इसके अर्थ को आपको बताना है। तो कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, ये जो छंद से संबंधित सही तथ्य है कि भवों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है तथा ये अनुराग गालों में फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। इसमें क्या कहा गया है कि स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। फिर विकल है प्राण मेरे, तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं और उसके आधार पर आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या निकलता है। तो फिर विकल्प प्राण मेरे गीत के निहितार्थ, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है तथा स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वो आगे बढ़ने के लिए व्यग्र भी है। फिर विकल है प्राण मेरे गीत की लेखिका कौन है? तो ये जो फिर विकल है प्राण मेरे, इस गीत की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की लेखिका है। इनके प्रमुख कविता संग्रह है निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, अग्निरेखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। उदासी संप्रदाय, उदासी जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र, ये गुरु नानक के पुत्र हैं श्रीचंद, है ना, ये किसके पुत्र हैं? श्रीचंद। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक है। गुरु नानक के पुत्र हैं श्रीचंद। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते हैं तथा पंच प्रकृति सनातन धर्म को मानते हैं। साथ ही सनातन धर्म के अलावा अगर बात करें तो ये जो है जो पंच प्रकृति है, पंच प्रकृति में जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते हैं, जबकि लक्ष्मी चंद तथा मलुक दास संत कवि हैं। ये उदासी संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन था। संस्मरण की पुस्तकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और क्रमशः यहाँ दिया गया है नंगा तलाई का गांव,
ऋण जल धन जल, आछे दिन पाछे गए वे लड़ेंगे 1000 साल। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है संस्मरण की पुस्तकों में। तो संस्मरण की पुस्तकें इनमें से कौन सी हैं? ऋण जल धन जल, आछे दिन पीछे वे लड़ेंगे 1000 साल, इनमें से कौन सा है? तो केवल ए और सी सही है। नंगा तलाई का गांव, अच्छे दिन पाछे गए, संस्मरण की पुस्तकें हैं। जो नंगा तलाई का गांव है और अच्छे दिन पाछे गए, ये दोनों ही संस्मरण की पुस्तकें हैं। और जो नंगा तलाई का गांव है ये 2004। तो नंगा तलाई गांव जो है 2006 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। इनकी अन्य संस्मरणात्मक कृति की बात करें तो व्योमकेश दरवेश 2010, गंगा स्नान करने चलोगे 2012, आछे दिन पाछे गए 2004 ईस्वी। संस्मरणात्मक कृति के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। और इनके अन्य संस्मरणात्मक कृतियों की बात करें तो घर का जोगी जोगड़ा 2006, याद हो कि ना याद हो, जबकि ऋण जल धन जल तथा वे लड़ेंगे 1000 साल रिपोर्ताज विधा की रचनाएं हैं। ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं तथा वे लड़ेंगे 1000 साल रिपोर्ताज के लेखक शिव सागर मिश्रा हैं। तो यहाँ पे नंगा तलाई का गांव आछे दिन पाछे ये संस्मरण हो गया। नंगा तलाई 2006 में संस्मरणात्मक है। किसने लिखा? विश्वनाथ ने लिखा। और विश्वनाथ जी की अन्य अगर देखें संस्मरणात्मक कृतियों में व्योमकेश दरवेश, ये बहुत ही पूछा जाता है, व्योमकेश दरवेश किसने लिखा है? संस्मरणात्मक कृति विश्वनाथ जी का है। गंगा स्नान करने चलोगे 2012, आछे दिन पाछे गए 2004, संस्मरणात्मक कृति के लेखक काशीनाथ हैं। इनके अन्य संस्मरणात्मक कृति घर का जोगी जोगड़ा 2006, याद हो कि ना याद हो 1992, जबकि ऋण जल धन जल तथा वे लड़ेंगे 1000 साल रिपोर्ताज विधा की रचनाएं हैं। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसी की कौन सी बातें सही हैं? तो रामचरितमानस है जो, रामचरितमानस में अगर बात करें तो अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं इसमें से? मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं। जो भक्त रामचरितमानस का आह्वान करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी का धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगोगे। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। इसमें देखिए जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास द्वारा कही गई सही बातें हैं कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, यानी तुलसीदास जी खुद रामचरितमानस में ये कहते हैं कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा हरो, या मेरी भव बाधा को दूर करो। तथा जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी का धन, या लोभी को जो धन प्रिय होता है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगोगे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं तथा इसमें कुल 7 कांड है जो कि इस प्रकार है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंधकार जो है वो द्विवेदी युग का नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, कुबेर नाथ राय, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इनमें से कौन सा निबंधकार ऐसा है जो द्विवेदी युग का नहीं है? कुबेर नाथ राय जो हैं, कुबेर नाथ राय द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ये शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं। जबकि माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र तथा अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो कुबेर नाथ राय ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है। ये कुबेर नाथ राय जी जो हैं ये शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं। जबकि माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र तथा अध्यापक पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग के हैं। समलक्ष क्रम ध्वनि के भेद हैं कौन से? समलक्ष क्रम ध्वनि, रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णागत ध्वनि। तो यहाँ पे समलक्ष क्रम ध्वनि के भेद के तहत रसादि, वस्तु, अलंकार, वर्णगत, इनमें से कौन आते हैं? तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का अगर चयन करना है तो वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि, इनमें से ये देखिए जो वस्तु ध्वनि है तथा अलंकार ध्वनि ये समलक्ष क्रम ध्वनि के तहत आता है। उसके भेद हैं वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर जहाँ उसके बाद व्यंग्यार्थ के प्रकट होने का क्रम रहता है वहाँ पर संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि होता है। इसे अनुकरण ध्वनि भी कहते हैं। और क्योंकि जिस प्रकार घंटे पर चोट करने से टंकार के बाद झंकार सूक्ष्म स्पष्ट सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार इस ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ
तो वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ जो है वो स्पष्ट सुनाई देता है। प्रकाशन वर्ष की दृश्य सही अनुक्रम क्या है? अग्निकोर, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, जयदोल। तो प्रकाशन वर्ष की दृश्य हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष की दृश्य अगर सही अनुक्रम की बात करें तो अग्निकोर, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, जयदोल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसमें से देखिए आपको प्रकाशन वर्ष भी पता होना चाहिए, इसीलिए जो आपके पाठ्यक्रम में जो विधाएं तो लगी हुई हैं अलग अलग, वो तो पढ़ना ही है। साथ में बहुत सारी रचनाओं को आपको कंठस्थ करना, चाहे वो ट्रिकी वे में आप याद करिए, क्योंकि ये देखिए आपके पाठ्यक्रम में सीधे तो लगा नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारी रचनाओं के नाम भी पूछते हैं, इसलिए यही अच्छा है कि आप जितना प्रैक्टिस मार पाएँ क्वेश्चन का उतना ही सही रहे। कम से कम ये आइडिया हो ना कि इतनी ढेर सारी रचनाओं में काम की कौन सी रचना है, वरना हर एक लेखक की इतनी रचनाएं हैं, आप रचना ही ढूंढते रहेंगे। अच्छा वो प्रीवियस पेपर को आप पहले एनालाइज कीजिए, फिर इसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट है उनको बिल्कुल रट डालिए। इसके लिए वो जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें, उसको ज़रूर लगाइए, हर एक टॉपिक का लगाइए। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसने कहा कि नीलम देश की राजकन्या, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है 1933। पिंजरा जो है 1944 में है। तो नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र का है, उपेंद्र नाथ अस्क का है पिंजरा 1944 में। जयदेव जो है ये जयदोल 51 में है, 1951 में अज्ञे का। और अग्निखोर 1973 में फणीश्वरनाथ रेणु का। विभ्रम और यथार्थ, विभ्रम और यथार्थ इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन है? तो विभ्रम और यथार्थ इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन है? फायरबाख, जॉर्ज लुकास, अर्नेस्ट फिशर, कॉर्डवेल। तो विभ्रम और यथार्थ इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कॉर्डवेल हैं। ये एक मार्क्सवादी लेखक है। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें तो ये प्रसिद्ध उपन्यास है रोमांस और यथार्थवाद। तो इल्यूजन एंड रियलिटी किसने लिखा है? कॉर्डवेल ने लिखा है। कॉर्डवेल एक मार्क्सवादी लेखक है। प्रसिद्ध उपन्यास रोमांस और यथार्थवाद है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार हैं, दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुन गए हैं फिरते, तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है काव्य से उद्धृत हैं और इसमें आपको उनके लेखकों के समक्ष जो दे दिया गया है पंक्तियाँ और उन्हें मिलाना है। तो विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान प्रसाद जी का है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। तो यहाँ पे ऐसे लगेगा, हो सकता है कि महादेवी वर्मा का हो। इस तरीके से भी हमेशा लगता है कि विरह के पल और कुछ बहुत ज़्यादा उनका जो इस तरीके से जो काव्य पंक्तियाँ होती है। परंतु देखिए सुमित्रा नंदन पंत, सुकुमार प्रकृति प्रेमी कवि, इनके द्वारा है कि मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए, मैथिली शरण गुप्त। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा। एक और द्रोणाचार में द्रोणाचार के कथन क्या है? उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। एक और द्रोणाचार में द्रोणाचार का कथन क्या है? उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्तान ने मेरा विवेक खरीदा। व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी, याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। एक और द्रोणाचार्य जो है ये आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य का कहना है कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई और राजकीय अन्न की दास्तान ने मेरा विवेक खरीद लिया। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? तो शंकर शेष है। विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो विसोबा खेचर या खेचरनाथ जो है नामदेव के गुरु थे। विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि हैं। ये जाति के कौन से? ये जाति के दर्जी थे। यानी विसोबा खेचर जो थे ये नामदेव के गुरु थे और नामदेव जो थे ये महाराष्ट्र के भक्त संत कवि हैं और ये जाति के दर्जी थे। इन्होंने मराठी में अभंग नामक छंद का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जबकि दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान तथा मलुक दास के पुरुषोत्तम और सुंदर दास के गुरु दादू दयाल थे।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसका कारण है के रूप में। स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। अब इसमें बताना है कि क्या ये सही है कि स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है इसलिए। तो ए तो सही है कि स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कारण क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। उपयुक्त कथन के आलोक में कथन ए सही नहीं है परंतु कारण सही है, यानी कि आप स्त्री और पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, ये कथन गलत है कि आप समान अधिकार नहीं दे सकते हर एक चीज़ में। लेकिन ये कि बायोलॉजिकल फिनोमिना थोड़ी अलग है तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी जैविक संरचना में भिन्नता है। ब्रजभाषा का जो संग्रह है, ब्रजभाषा गद्य का, ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? तो देखिए ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे ये रचना है लल्लू लाल जी की। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलाप ये लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति माधव विलास तथा लाला चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में हैं। इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं सिंहासन 32 1801 में, बेताल 25 1801 में, शकुंतला नाटक 1810 में, माधोनल 1801 में, प्रेम सागर ब्रजभाषा व्याकरण 1811 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? अब इसमें से जो इनकी रचनाएं हैं टोटल 17, उनमें से देखिए पूछा है कि कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचनाएं नहीं? विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप, पाखंड विडंबन। तो इसमें से जो सती प्रताप है, सती प्रताप जो है भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है, ये भारतेंदु की मौलिक रचना है। भारतेंदु की कुल 17 रचनाएं उनका अनुवाद किया हुआ और उनका खुद का मौलिक है। तो जो मौलिक है उसमें वैदकी हिंसा हिंसा नावती विशस विस्मौसदम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधे नगरी है। और जो अनुदित रचनाएं हैं, अनुदित रचनाओं में कौन कौन से हैं? तो रत्नावली 1868, विद्या सुंदर 68, रत्नावली भी 68 में, विद्या सुंदर भी 68 में, पाखंड विडंबन 72, धनंजय विजय 73, मुद्रा राक्षस 78, दुर्लभ बंधु 80, कर्पूर मंजरी 75, सत्य हरिश्चंद्र 75, भारत जननी 77। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं। हिंदी का ये प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। शेखर देखिए, शेखर एक जीवनी आपको इस चैनल पे करवाया गया और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं एक उम्दा उपन्यास है। बिल्कुल आप उसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर पढ़िएगा, है ना। पढ़ नहीं सकिए तो कम से कम चैनल पे करवाया गया उसको क्रमशः सुन लीजिए धैर्य के साथ। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताओं में देखिए कि इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है तथा शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। लेखक समझना चाहता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन हैं। ये उपन्यास 2 भागों में बटा है और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र शेखर, शशि, शारदा, शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह, ये सभी लोग हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? किसान केसो की कथा, राष्ट्र भारती, बिकट भट्ट। तो इसमें से राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। राष्ट्र भारती कृति के लेखक श्री कृष्ण शुक्ल हैं, जबकि किसान, बिकट भट्ट, केसो की कथा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकारी, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहते हैं। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लाल मोहर, और उसके समक्ष सूचियां दी गई हैं। मालती गैंग्रीन और वजीरा सिंह उसने कहा था, बुद्धगुप्त आकाश द्वीप, और लाल मोहर तीसरी कसम। भला हुआ जो मारी या बाहिड़ी मारूकांत, लज्जेऊं तू वैष्णव जय भग्गा एरुकंत। इसका तात्पर्य क्या है? हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो मारे जाने लायक था। उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो ये यही कहा गया है कि भला हुआ जो मारी या बहड़ी मारा कंत,
उपरोक्त पंक्ति का मतलब है कि अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया है बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच सकती हूँ। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। अब देखिए ये पहली है, इसमें अरहर मूंग उड़द मसूर, आपको इसमें से देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, ये किसके संदर्भ में कहा गया है? तो अरहर के लिए कहा गया है। ये कवि ने अरहर के पेड़ में बीज का बहुत ही मनोरम चित्रण अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ किया है तथा 11 महीनों को 11 देवर के रूप में चित्रित किया, क्योंकि अरहर की फसल वार्षिक होती है जो गर्मियों अर्थात जेठ माह में ही काटी जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शकुन महामाया पार्वती हलीमा। और सूची 2 सौदागर सिंह राम बोला पार्वती बंटी अघोर भैरव। तो यहाँ पे सूची 1 को 2 से जो शकुन है, शकुन जो है बंटी में, आपका बंटी जो है उसमें, महामाया जो है अघोर भैरव, पार्वती राम बोला, हलीमा सौदागर सिंह। तो शकुन बंटी महामाया अघोर भैरव, पार्वती राम बोला, हलीमा सौदागर सिंह। निम्नलिखित में से आगे की रचनाएं हैं। आंगन के पार द्वार इतने पास अपने, नदी पर बाग की छाया, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का यहाँ चयन करना है। आंगन के पार द्वार इतने पास अपने, नदी पर बाग की छाया, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। तो यहाँ पे देखिए जो आंगन के पार द्वार है, ये आंगन के पार द्वार 1961 तथा नदी के बांक पर छाया 1981। आंगन के पार द्वार 61, नदी की बाग पर छाया 81। अज्ञे की रचनाएं अज्ञे प्रयोगवादी कवि, इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह में भग्नदूत 33, चिंता इनकी 1942 में है, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957, अरियो करूड़ प्रभा में 1959, अपूर्वा 65, कितनी नाव में कितनी बार 67, जबकि इतने पास अपने 1980। काव्य संग्रह के लेखक शमशेर बहादुर सिंह तथा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989। रघुवीर सहाय की। नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तथा दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। दूसरा, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं मानता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन ए, अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। कारण, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं मानता। उपयुक्त कथनों के आलोक में ए और आर दोनों सही है। ये अस्तित्ववाद की परिभाषा के संदर्भ में बात की गई कि अस्तित्ववाद का क्या मतलब होता है। वो व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। अस्तित्ववाद जब ये मानते हैं आपका खुद का अस्तित्व, आपका खुद का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं मानता है। यहाँ पे बात करें, तद 200 शब्दार्थों सा गुणा वना अलंकृत्य पुनः क्वापी। तो ये मम्मट के द्वारा कहा गया, तद 200 शब्दार्थों सा गुणा वना अलंकृत्य पुनः क्वापी। भामा के द्वारा शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भामा के द्वारा कहा गया शब्दार्थों सहितो काव्यम। भोजराज के द्वारा वक्रोक्ति रक्तोष्टि स्वभावोक्ति वाङ्मयम। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो रचित कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। ये कहानी फ्लैशबैक पूर्व द्वितीय पद्धति पर लिखी हिंदी की पहली कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। गुलेरी जी द्वारा रचित अन्य कहानी सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, परिंदे निर्मल वर्मा की दुनिया का सबसे अनमोल रतन, मुंशी प्रेमचंद तथा अमृतसर आ गया, भीष्म सानी की कहानी है जो भारत पाक विभाजन पर है। जात ले जात टके से जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेरी नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण की संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? जात ले जात टके से जात। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। यहाँ सामंती मूल्य अछूछड़ रहता है। राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जात ले जात टके से जात, 1 टका दो हम अभी अपना जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेरी नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण की संवाद का व्यंग्यार्थ है कि यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। अंधेरी नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है?
तो क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं में किया। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में या 4 खंडों में बांट कर उसको प्रकाशित किया है। प्रथम खंड 1969 क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय खंड 1970 नीड़ का निर्माण फिर। तृतीय खंड 1978 बसेरे से दूर। चतुर्थ खंड 1985 10 द्वार से सोपान तक। तो 69 हो गया, द्वितीय खंड 70 हो गया, 78 85। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। शरद चंद, शिवरानी देवी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन। शरद चंद और सामने गेहूं और गुलाब दिया है, तो इसको हमें मिलाना है क्रमशः कि किससे कौन सा सही होगा। तो देखिए शरद चंद आवारा मसीहा उनके द्वारा है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में है। राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब। हरिवंश राय बच्चन नीड़ का निर्माण फिर। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल की इन स्वच्छंदकारिताओं को उनकी संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। तो यहाँ स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल की इन स्वच्छंदकारिताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कहा गया है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। ये कथन जो है उनके द्वारा कहा गया। आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित आलोचनात्मक कृतियों में वांग्मय विमर्श, हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की वाग विभूति, नीलाकंठ उजले बोल, काव्यांग कौमुदी, गोसाई तुलसीदास आदि हैं। अब यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको क्रमशः इन्हें लगाना है। आगो देखा पाकिस्तान, चीड़ों पर चांदनी, नए चीन में 10 दिन पैरों में पंख बांधकर। अब ये देखिए ग्रंथ आप देखिए और इनका प्रकाशन वर्ष लगाइए अगर याद हो तो क्रम से। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत ही मतलब आपको रट्टाफिकेशन भी बहुत करना होगा। डेप्थ में काफ़ी क्वेश्चन नेट का आता है, इतना तो मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए पैरों में पंख बांधकर 1952 राम वृक्ष बेनीपुरी, चीड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा, नए चीन में 10 दिन 1966 गिरधर राठी, आंखों देखा पाकिस्तान 2006 कमलेश्वर। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। आपका बंटी जो उपन्यास में वर्णित है, समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मात्र प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। आपका बंटी उपन्यास में बालक में असुरक्षा की भावना और मात्र प्रेम की लालसा वर्णित है। आपका बंटी 1971 में लेखिका मनु भंडारी के द्वारा इस उपन्यास में एक बच्चे की निगाहों से घायल होती संवेदना का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। सॉरी। जिसमें मध्यवर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया की भयावह दुस्वप्न स्थिति बना देती है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद। तो यहाँ पे देखिए सभी संप्रदायों के उनके जो प्रवर्तक उनके साथ नाम भी दिए हैं। श्री संप्रदाय जो है राम जी का है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, रुद्र वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, रामावत रामानंद विशिष्ट। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा, संजय। विदुर पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। गांधारी, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्ट युग्म से पिता की पाप हत्या का। अश्वत्थामा, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। संजय, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो यहाँ पे देखिए संजय कहते हैं कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझे भी अंधा ही होना पड़ेगा। अश्वत्थामा, मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्ट युग्म से पिता की पाप। गांधारी, पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। विदुर कहते हैं हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आग, पंख, बयार, अक्षर। तो यहाँ पे देखिए जो अक्षर है वो तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप आखर होता है। वे शब्द संस्कृत से निकल के आते हैं जो कहते हो आग का अग्नि, बयार का वात, पंख का पक्ष। और यहाँ पे देखिए सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश और हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनके समक्ष इनके नाम दिए गए हैं और आपको क्रमशः इनके उसको सूचियों को मिलाना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ
ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का कोश रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखा गया है। और आलोचना की परंपरा, तो यहाँ पे देखिए परंपरा शिव के द्वारा लिखा है, शिव कुमार मिश्र। कोश रामचंद्र तिवारी, अर्थ चतुर्वेदी के द्वारा, और हिंदी आलोचना करके रामविलास शर्मा के द्वारा। तो कुल यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में पहले किए और 50 नेक्स्ट में कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और आप सभी फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट भी किया करिए। मतलब अपनी तरीके से हम अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि आपका कितना मदद हो सके इस चैनल से, लेकिन हम देखते हैं कि व्यूअर से हम बराबर ये बात कहते नहीं हैं, बट ये आपका भी दायित्व बोध है कि आपको चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाना है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी चीज़ें होती हैं प्लीज़ उसको आप ज़रूर कंटिन्यू किया करें, है ना। विनम्र निवेदन है आप सभी से इस चीज़ के लिए। और बाकी इसका जल्द ही नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। और जैसा भी आप लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन रेट दिखेगा तो यूजीसी नेट के जितने भी प्रीवियस के पेपर हैं हम सबको सॉल्व कराएंगे। और विश्वास मानिए आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, सरस्वती पांडे से बहुत अच्छे से फैक्चुअल तैयार करिए, और जितने आपके पाठ्यक्रम में विधाएँ दी गई हैं प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़िए। मुझसे जितना हो पाएगा मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। मानस का हंस हो गया, उपन्यास में शेखर एक जूनी मैंने फिनिश ही किया, मैला आंचल पहले से ही हुआ है, दिव्या उपन्यास करवाया ही है। तो बहुत सारे चैनल में पड़े हुए हैं। बाकी अपनी तरफ से भी कोशिश है कि हम धीरे धीरे जो भी हो पाए वो प्रोवाइड करते जाएं। तो प्लीज़ उसको बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा, बहुत अच्छे से सारा करिए। अभी दिसंबर में टाइम है, तब तक आप अगर अच्छे से करते हैं तो ज़रूर आपका निकलेगा, आप सफल होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम यूजीसी नेट का जो आपका दिसंबर का पेपर है उसका हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, और ये उसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले भी हमने एक पार्ट में 50 क्वेश्चन कराया था, उसके आगे का कंटिन्यू आज करने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता, तो फिर मैंने इसको सेकंड पार्ट में कर दिया डिवाइड। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी, है ना। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वो जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। तो ये धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वो जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। ये कथन जो है ये गोविंदी और मेहता के आपस में बातचीत के संदर्भ में ये बात कहा गया है। ये जो कथन है गोविंदी और मेहता, इनके मध्य गोदान 1936 में लिखा गया उपन्यास, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और इनके पात्र में देखें तो होरी, हीरा, धनिया, गोबर, मेहता, मालती, राय साहब, गोविंदी, दातादीन, मातादीन, जुनिया, मिस्टर खन्ना, ओंकार नाथ आदि आते हैं। गोदान उपन्यास को किसान जीवन की महागाथा कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास जो है देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 18, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प की बात करें तो कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 48, अधूरा। और इस चैनल पे आपको गोदान उपन्यास जो है करवाए गए हैं क्रमशः, आप उन्हें सुन सकते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है। अब यहाँ पे देखिए नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या है। तो नंददास के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है, यानी नंददास की जो रचना है बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना रास पंचाध्यायी जो है वो सोरठा छंद में है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। तो स्पेशली नंददास के बारे में इतना डेप्थ क्वेश्चन बनाया है नेट ने कि नंददास के बारे में बात करें तो शुक्ल जी का कहना है कि इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ इन्होंने वर्णन किया है। ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे नंददास, और इनकी गणना भी अष्टछाप में होती थी। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया जन नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है राज पंचाध्यायी जो रोला छंद में है। यहाँ पे है रोला छंद में, ये ध्यान रखना है रोला। इनके अलावा इन्होंने भागवत दसम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित आदि रचनाओं का भी रचना किया हुआ है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए तो ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, घास चुपे काश चुपे, मुख साल पलास चुपे, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। उपरोक्त ये जो काव्य पंक्तियां हैं इनका मतलब क्या है? जंगल घना और भयावह है,
जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। ये जंगल केवल योगी यात्रियों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ जंगल जो है यहाँ पे केवल जंगल नहीं, ये जीवन की चुनौती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। उनके जो दूसरे शतक के प्रथम कवि के तौर पे इनको देखते हैं और इनका पहला काव्य संग्रह जो है गीत फरोश, ये गीत फरोश से पंक्तियां हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चकित है दुख, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, इदम नमम कालजयी। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, जो झूठा सच उपन्यास है ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भयावत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियां, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो झूठा सच में जो है एक विभाजन की त्रासदी तो है ही, विभाजन की भय उत्पादक आशंका, दूसरा सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है और दादा कॉमरेड उन्होंने 1941 में, देशद्रोही 43 में, दिव्या 45 में, पार्टी कॉमरेड 46 में, झूठा सच भाग 1 जो है 1958, झूठा सच भाग 2 1960, अप्सरा का श्राप 65, मेरी तेरी उसकी बात 74। झूठा सच 2 भागों में है। पहला भाग का नाम है वतन और देश और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। मेरी भव बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त जो है झाई शब्द के सही अर्थ क्या है? परछाई, मुस्कान, झलक, दृष्टि। तो मेरी भव बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त जो झाई शब्द है, मेरी भव बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ है परछाई तथा झलक। क्या है? झाई का क्या मतलब है? परछाई तथा झलक। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई दोहा छंद में है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की ससई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्ति भी लिखी है। ससैया के दोहरे जीव नावकी देखन में छोटे लगे, भेदे सकल शरीर। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, परंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर इनके दोहों की संख्या 713 बताते हैं। सूची एक को 2 से मिलाना है। औपम्य गर्भ विभावना, सादृश्य मूलक, एकावली, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो अपम्य गर्भ है, अपम्य गर्भ व्यतिरेक है, सदृश्य मूलक उत्प्रेक्षा, विरोध गर्भ विभावना, श्रृंखला मूलक एकावली। मुक्तिबोध की रचना है इनमें से, मुक्तिबोध की रचना इसमें से कौन सी? अजय की डायरी, एक साहित्य की डायरी, प्रवास की डायरी, सैलानी की डायरी। तो एक साहित्य की डायरी जो है मुक्तिबोध की डायरी विधा की रचना है। एक साहित्य की डायरी जो है ये मुक्तिबोध की डायरी विधा की रचना है, जबकि प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन का तथा सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की डायरी विधा की रचना है। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। डॉक्टर देवराज के अनुपन्यास पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट आदि है। यह देव भाव भ्रांति है, ये कथन किसका है? ये देव भाव भ्रांति है, ये कथन किसका है? पुररवा, औशनरी, उर्वशी, महर्षि च्यवन। तो ये देह भाव भ्रांति है, ये कथन उर्वशी का है। उर्वशी 1961 में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित गीति नाट्य है। दिनकर को इस महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिनकर की प्रमुख कृतियां रेणुका, हुंकार, गुरुक्षेत्र, सामधैनी, रश्मिरति, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा आदि है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। आनंद कादम्बिनी, चुनार, कलकत्ता, भारत मित्र। तो ये जो है कलकत्ता तथा भारत मित्र शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। बाल मुकुंद गुप्त ने कलकत्ता से सन 1904 से 5 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चिट्ठे नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। गुप्त जी के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख के चलती है। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। छायावाद में रचना अनुयुक्त पद्धति पर नहीं की जाती है। व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। तो छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलती है तथा छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी, लीलाचंद जोशी व सरमान मत जयशंकर प्रसाद के द्वारा।
भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि जो मुर्दैया आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा 2 भागों में है, मुर्दैया 2010 इस भी प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 दूसरा भाग, जबकि जूठन 1997 ईस्वी में, ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी, मोहनदास नैमिसारण का तथा मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 दरवीर भारती के द्वारा। मोहनदास नैमिसारण कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? एक कहानी यह भी, अन्य से अनन्या, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी। तो कौन सी ऐसी कृति है जो आत्मकथा के तहत नहीं आती है? तो यहाँ पे देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा तथा शेखर एक जीवनी, लिखा तो भले ही है यहाँ पे आत्मकथा जीवनी, परंतु ये बाणभट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी दोनों ही उपन्यास विधा के तहत आते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी चारूचंद्र लेख 1936 में, पुनर्नवा 73 में, अनाम दास का पोथा। शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, पहला भाग 1940 दूसरा 94 में, और नदी के द्वीप 51 तथा अपने अपने अजनबी 1961 में, जबकि एक कहानी यह भी मनु भंडारी का तथा अन्य से अनन्या 2007 प्रभा केतान का। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? तो जो विद्यापति की पदावली उसमें वर्णित मुख्य विषय क्या है? राजनीतिक द्वंद, पुरुष परीक्षा, वयः संधि, अनमेल विवाह। वयः संधि तथा अनमेल विवाह विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। वयः संधि, अनमेल विवाह ये विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है: मैथिली पदावली, गोरक्ष विजय नाटक, औहट कीर्तिलता कीर्ति पताका, संस्कृत शैव सर्वशिष्वार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता की नागिन का लहर भी कहा है। कविता की भाषा विरोध भाषा की ही भाषा होती है, यानी कविता की जो भाषा होती है वो एक तरीके से विरोध की भाषा होती है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है क्लिंथ ब्रुक्स का, कि कविता की भाषा जो होती है वो बेसिकली विरोध की ही भाषा होती है, क्लिंथ ब्रुक्स का कहना है। क्लिंथ ब्रुक्स विरोधाभास सिद्धांत के प्रमुख पुरस्कर्ता थे। इनकी पुस्तक मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन 1939 में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य पुस्तकें हैं द वेल रॉटन 1947, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938, ए अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 43, ए अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 47। एजरा पाउंड अमेरिकन कवि थे। पाउंड के विचार से कविता और साहित्य एक विज्ञान है। इनके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह मेक इट न्यू शीर्षक से प्रकाशित है। जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होई नहीं पात। इस दोहे में अतियुक्ति, लेकिन यह क्या है? तो जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बाद, सोई पंखी जाकी जरी तरिवर होई नहीं पात। इस दोहे में अतियुक्ति है, लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। अतियुक्ति अलंकार इस काव्य में जहाँ किसी की झूठी वीरता, अतियुक्ति अलंकार क्या होता है? जो भी काव्य में जहाँ किसी की झूठी वीरता, उदारता, प्रेम, सुंदरता या शादी का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, हास्यास्पद लगे। अतिशयोक्ति और अतियुक्ति मिलते जुलते अलंकार, इनमें केवल इतना अंतर है कि युक्ति यदि संभव है तो अतियोक्ति अलंकार तथा यदि असंभव है तो अतियुक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? बिखरे तिनके, करवट, अर्धनारीश्वर, अग्निगर्भा। तो यहाँ पे देखिए जो अमृतलाल नागर द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, तो यहाँ पे देखिए जो अर्धनारीश्वर रचना है, अर्धनारीश्वर रचना ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, अभी तो ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का है। इनके अन्य उपन्यास हैं ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस और खंजन नयन। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोष और लूट का यथार्थ। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय में फूट डालने का प्रयास।
सामंत वर्ग के पतोन्मुख चरित्र का वर्णन, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो ये परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, परीक्षा गुरु उपन्यास में प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण मिलता है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास का उपन्यास है। परीक्षा गुरु अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास। इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्रण उकेरा गया है। ये रचना उपदेश प्रधान है। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र ब्रजकिशोर, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, पुरुषोत्तम दास। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। राजन निर्बंसिया, सफेद तितलियां, नीली झील, सीने का दर्द। तो जो जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है वो राजा निर्बंसिया है। जो राजा निर्बंसिया 1957 और कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मास का दरिया 1966, बयान, आज़ादी मुबारक 2002 आदि कमलेश्वर की कहानियाँ। कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। और राजा निर्बंसिया कहानी के प्रमुख पात्र जगपति, चंदा, जगपति की माँ दयाराम, कंपाउंडर वचन सिंह इत्यादि है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या? निसाय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, नूतन ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे अगर क्रमशः देखें तो देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त 1870, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास 1882, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट 1886, निसाय हिंदू राधा कृष्ण दास 1890। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए और दूसरा कार्ल मार्क्स का मानना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सपनों के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन करना है। तो अभिकथन ए, कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। उपरोक्त कथन के आलोक में ये तथा आर दोनों सही है। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? स्वप्न, निर्वेश, संघर्ष, दर्शन। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद कृत जो ये कामायनी है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 महाकाव्य के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? चिंता, लज्जा, संघर्ष, आशा, कर्म, निर्वेद, श्रद्धा, ईर्ष्या, दर्शन, काम, ईड़ा, रहस्य, वासना, स्वप्न, आनंद। यानी चिंता के बाद आशा, श्रद्धा, काम, वासना, फिर लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। निम्नलिखित में से देवसेना की कथन है, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, वीरों का भी क्या ही व्यवसाय, क्या ही उन्मत्त भावना। तो विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, वीरों का भी क्या ही व्यवसाय, क्या ही उन्मत्त भावना। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वशन, भरा हुआ यवन, ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए 3 रात लड़ना पड़े। तो देवसेना के लिए निम्नलिखित अगर देखें तो पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वशन, भरा हुआ यवन, ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। उपरोक्त दोनों कथन जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक की स्त्री पात्र और देवसेना की है। स्कंदगुप्त पात्र देखें तो पुरुष पात्र में स्कंदगुप्त पृथ्वी सेन, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त
और यहाँ पे क्रमशः देखें तो अनंत देवी, देवकी, देवसेना, विजया, रामा, जयमाला। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, विशाख, आजाद शत्रु, जन्मेजय का नाग्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज जो अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवि, उनका सही अनुक्रम क्या है? तो प्रारंभिक जो है नंददास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास। तो रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवि हैं, उनका सही क्रम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 में 4 बल्लभाचार और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के 8 कवियों का क्रम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी। बल्लभाचार के कुल कितने? बल्लभाचार के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य हैं। कुंभन दास, बल्लभाचार, सूरदास के जो शिष्य हैं, तो ये बेसिकली गुरु जो हैं कुंभन के, सूर के, परमानंद के, कृष्णदास के, ये सब बल्लभाचार्य हैं। और इसके बाद गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, इन सभी के देखें तो ये विठलनाथ हैं। तो यहाँ पे जन्म वृत्त और जन्म स्थान दिया है कुंभन दास बल्लभाचार्य जमनाव, तो सीही, सूरदास कन्नौज, फिर ये दिया है चिल्लोतरा, आंतरी और मथुरा, जमनावती कहाँ से हैं। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं सांप्रदायिक सौमनस्य, मातृवात्सल्य, बाल मनोविज्ञान, राजनीतिक चेतना। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए प्रेमचंद के द्वारा जो ईदगाह लिखा गया है, ईदगाह 1933 में लिखा गया। कहानी में बाल मनोविज्ञान तथा मातृ वात्सल्य व्यक्त हुए। ईदगाह कहानी का नायक हामिद है जो अपनी रानी अमीना के साथ रहता है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है नमक का दरोगा, ईश्वरी न्याय, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, अलग्यो झा, पूस की रात, सदगति, 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब इत्यादि है। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो पुरोहित के अनुसार जो रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद कृत आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तालाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शेखर स्वामी, ध्रुव स्वामी आते हैं। शेखर, सिलिया, जयदेवपुरी, बाणभट्ट। तो यहाँ पे सामने निपुणिका, तारा, मातादीन, सरस्वती का नाम दिया गया है। शेखर, सरस्वती, सिलिया, मातादीन, जयदेवपुरी, तारा, बाणभट्ट, निपुणिका। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन ए और दूसरा आर। डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। डार्विन का मानना है ईश्वर जो है वो सृष्टि का निर्माता नहीं है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है के कारण वह ईश्वर की सृष्टि है। तो डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, कारण क्योंकि मनुष्य सृष्टि है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि का निर्माता। उपरोक्त कथन के आलोक में देखें जो चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। इस सिद्धांत में कहा गया है कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे पहले एक जैसे ही थे एवं लेकिन दुनिया को अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में वो जीवित वजह रहने के कारण संघर्ष में थे, और संघर्ष से इस वजह से एक ही जाति के पौधे की कई प्रजातियां बन गई। भोला राम का जीव कहानी के विषय क्या है? भोला राम का जीव भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचार का निषेध, सरकारी कार्यालयों में व्यप्त रिश्वतखोरी व्याप्त। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का अनावरण तथा सरकारी कार्यालय, भ्रष्टाचार का जो अनावरण है तथा सरकारी कार्यालय में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति हरिशंकर परसाई के भोला राम का जीव कहानी के विषय है। परसाई जी की कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे भोला राम का जीव, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी टटकी खोज, निबंध संग्रह पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। अब ये देखिए सभी निबंध संग्रह पूछे भी जाते हैं। पगडंडियों का जमाना है, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधु, तुलसीदास, चंदन घिसे, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते। तो हरिशंकर परसाई जी का ये सब रचना। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। दूसरी परंपरा की खोज, ब्योमकेश दरवेश, शांति निकेतन से शिवालिक तक, साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे दिए गए कथन है प्रकाशन वर्ष, रचनाकार। तो यहाँ पे बात करें शांति निकेतन से शिवालिक तक, तो 1967 में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। दूसरी परंपरा की खोज 1967 नामवर सिंह, साहित्यकार और चिंतक 1997 राममूर्ति, है ना। और इनके अलावा ब्योमकेश दरवेश 2010 में विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो कौन सा ऐसा निबंध है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय। ये जो रामायण का समय है, रामायण का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम निबंधकार, यानी रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला निबंधकार माना है तथा भारतेंदु जी को निबंध का जनक भी माना है। ये खुद किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। इनके प्रमुख निबंध की बात करें तो इनके प्रमुख निबंध में कौन कौन से हैं? जैसे कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, भ्रूण हत्या, मणिकर्णिका, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। जबकि रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, ये रचना है रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध है। इनके अन्य संकलित निबंध श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, कविता क्या है, मानस की धनभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद है। राग दरबारी जो उपन्यास है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना तथा कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति श्रीलाल शुक्ल के द्वारा जो राग दरबारी 1968 में है उपन्यास में व्यक्त हुआ है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का जो है मिश्रण देखने को मिलता है। इनके अन्य जो निबंध हैं या और भी जो रचनाएं हैं तो उपन्यास में देखें तो सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवाद इनके द्वारा 1962 में, सीमाएं टूटती 1973, माकान 76, पहला पड़ाव 76, विश्रामपुर का संत 98, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत की संयुक्त रूप से 2011 का मतलब कि श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने, तो जो राम रावण का युद्ध है उसको रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया, अधिकतर द्वित वर्णों का प्रयोग किया है, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। तो देखिए राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है, उसमें राम रावण के युद्ध को जो दिखाया गया है तो इसमें निराला ने संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कहते हैं। निराला के राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य जो बांग्ला ग्रंथ है वो कृतिवास रामायण है। और निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में अनामिका 1923 में है, परिमल 30 में है, गीतिका 36 में है, तुलसीदास 38 में है, कुकुरमुत्ता 42 में है, आराधना 1953 में है, गीत गुण 54 में है, सांध्य काकली 1969 में है। फटिक भूमि पद कर पग छाया, यह शोभा अतिराजित कर कर प्रीत पद प्रतिमुनि वसुधा कमल बैठक साजती। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये फटिक भूमि पद कर पग छाया जो है ये सूरदास जी के द्वारा है। फटिक भूमि पद कर पग छाया, ये शोभा अतिराजती, करि करि प्रति पद प्रतिमुनि वसुधा कमल बैठकी साजती। ये काव्य पंक्तियां सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें से 3 ही उपलब्ध हैं। उनमें है सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत सार काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वरि काव्य कहा है। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? कार्ल मार्क्स, एडलर, सार्त्र, राल्फ फॉक्स। तो यहाँ पे देखिए द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन 1960 तथा बीइंग एंड नथिंग 1943 सार्त्र की पुस्तक का नाम है। जबकि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। जो आवारा मसीहा के साहित्यकार के जीवन पर है तो आवारा मसीहा शरदचंद्र के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा 1974 में जीवनी विधा के तहत है। हिंदी के पहले जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। हिंदी के पहले जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री और विष्णु प्रभाकर जो थे ये मानवतावादी उपन्यासकार भी हैं। इनके प्रमुख उपन्यास ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो है, अर्धनारीश्वर, संकल्प। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या है? कथानक, विचार, चरित्र, पद, योजना।
अरस्तु के जो त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम बात करें तो कथानक, चरित्र, विचार, फिर पद योजना, गीत, दृश्य। अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के 3 वेदक तत्व हैं: माध्यम, विषय और पद्धति। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें सर्वप्रथम 3 है सरप्रमुख: पेरिपोइतिकेस, तेखनेस, ऋतुरेकेस, वसीयतनामा, दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा तट पर नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, मोहम्मद गौरी के मानभंग के लिए। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को रेवा तट पर मृगया शिकार के लिए प्रेरित किया। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है, 59 सर्गों में विभक्त है, डिंगल भाषा में है। शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई के बारे में लिखा है। शुक्ल जी ने लिखा है चंद्रबरदाई जो है हिंदी के पहले महाकाव्य माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया जाता है। चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषक कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन है? तो वर्ड्सवर्थ हैं। कवि की दृष्टि से अगर कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं तो वर्ड्सवर्थ हैं। कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है कहते हैं। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग, काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्यांकन। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, परंपरा का मूल्यांकन 1981, हिंदी जात का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। भारतेंदु हरिचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, और यहाँ पे उसके समक्ष जो दिया गया उससे मेल करना है। तो यहाँ पे क्रमशः अगर देखें तो भारतेंदु हरिचंद जातीय संगीत, महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता, हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि, विद्यानिवास मिश्र फागुन देरे दिना। निम्नलिखित अवतरण ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं में से चुनना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है और आपको यहीं से जो है इसके उत्तर भी निकालने हैं कि साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सारे बाहरी जगत को असुंदर छोड़कर सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुंदरता सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटाई और बड़ाई में, धनी और निर्धन में, ज्ञानी और अज्ञानी में आकाश पाताल का अंतर हुआ दुनिया बाहरी सामंजस्य नहीं कही जा सकती और इसलिए वह सुंदर भी नहीं है। इस बाहरी असुंदरता के ध्रुव में खड़े होकर आंतरिक सौंदर्य की उपासना नहीं हो सकती। हमें उस बाहरी असौंदर्य को देखना ही पड़ेगा। निरन्य निर्वस जनता के बीच खड़े आप परियों के सौंदर्य को नहीं समझ सकते। तो उपयुक्त अवतरण के आधार पर सुंदर दुनिया का अभिप्राय क्या है? तो उपयुक्त अवतरण के आधार पर सुंदर दुनिया का अभिप्राय विषमता को कम करके बाहरी परिस्थिति में सामंजस्य को स्थापित करना है। देखिए वहीं से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। सौंदर्य की दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी सौंदर्य की सृष्टि के लिए जो क्या है, अपने भूखंड और उसकी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलना। उपयुक्त अवतरण के आधार पर साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज में बाहरी सामंजस्य स्थापित करना। उपयुक्त अवतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो उपयुक्त अवतरण में कि हमारा देश प्रज्वल है किंतु बाहरी रूप से अप्रीतिकर है। सौंदर्य बोध और असौंदर्य बोध का कोई समझौता नहीं हो सकता, यानी सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता का मतलब असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता। और देखिए वापस से आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है कि आपको इस अवतरण को पढ़ना है और अवतरण को पढ़ने के बाद जो है आपको उसी से ध्यान से क्वेश्चन को चूज करना है। जैसे विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना नहीं होता और ना उनकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन आता है, परंतु इसके विपरीत स्त्री के विवाह मानो एक परिचित संसार वो छोड़कर नवीन संसार में जाती जहाँ उसका जीवन नया होता है। पुरुष के मित्र, उसकी जीवनचर्या, उसके कर्तव्य सब पहले जैसे ही रहते। वह अनुदान न होने पर भी शिक्षिता पत्नी के परिचित मित्र, अध्ययन तथा अन्य परिचित दैनिक कार्यों के अभाव को नहीं देख पाता। साधारण परिस्थिति होने पर भी घर में इतर कार्यों से स्त्री को अवकाश रहता है।
संयुक्त कुटुंब ना होने से बड़े परिवार के प्रबंध की उलझनें भी नहीं घेरे रहती है। उसके लिए पुरुष मित्र वर्ज है और उसे मित्र बनाने के लिए शिक्षिता स्त्रियां कम ही मिलती है, अतः एक विचित्र अभाव का उसे बोध होने लगता है। कभी कभी पति के आने जाने जैसी छोटी बातों में बाधा देने पर वह विरक्त भी उठती है। अच्छी गृहिणी कहलाने के लिए उसे केवल पति की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है तथा मित्रों और कर्तव्यों से अवकाश के समय उसे प्रसन्न रखने के अतिरिक्त और विशेष कुछ नहीं करना होता, परंतु ये छोटा सा कर्तव्य उसके महान अभाव को नहीं भर पाता। तो यहाँ पे देखिए कथन उपयुक्त, इससे ये पता चल रहा है कि एक स्त्री के बारे में बताया गया कि कितना मतलब उसके सामने एक संकट खड़ा है, और ये भी देखिए बताया गया कि वो पुरुषों से व्यवहार नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको ऐसे में भी स्थिति देखा जाए तो गलत ही लोग देखेंगे, और उन्हें अगर वो शिक्षित है और ऐसी संगत चाहती है जहाँ से उसके जीवन में कुछ सुधार आए, तो साधारणतया ऐसी स्त्रियाँ उनको कम ही मिलती है, मतलब कि इतनी शिक्षित समझदार कम ही मिलती है। तो उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में सही कथन ये है कि उदार होने पर भी विवाह से पुरुष अपनी शिक्षित पत्नी के परिचित मित्रों के अभाव को महसूस नहीं कर पाता। उपयुक्त अवतरण के आधार पर सही कथन है तो विवाह से पुरुष अपने घर परिवार में ही रहता है, उसकी परिस्थिति में खास फर्क नहीं पड़ता, पर स्त्री का जो पूरा परिवार है, पूरा उसका जो सब बदल जाता है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा कथन सही है। स्त्री के बड़े से बड़े अभाव को सास ससुर के प्रति उसका कर्तव्य पालन पूरा नहीं कर पाता। स्त्री के बड़े अभाव को पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूर्ति में ही समय लग जाता है। तो बात यही सही है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर सही कथन यही है कि स्त्री के बड़े अभाव को जो है पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाते। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कथन कौन सा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि विवाह स्त्री को एक ऐसे घर परिवार का सदस्य बना देता है जिसे वह पहले से ही परिचित होता है। विवाह स्त्री को एक ऐसे घर परिवार में ले जाता है जहाँ उसका कोई नवीन अनुभव नहीं होता है। वो ऐसे परिवार में जाती है जो परिचित छोड़कर, और दूसरे में जाती है जहाँ बिल्कुल नया। तो बिल्कुल यही है कि वो बिल्कुल ही नया जो है अनुभव करती है। उपयुक्त अवतरण का संदर्भ सही बताना है कि स्त्री के घर के बाहर भीतर आने जैसी छोटी छोटी बातों में अक्सर पति के रोक टोक के कारण वो विरक्त सी हो जाती है। घर के बाहर भीतर पति के माता पिता के व्यवधान डालने के कारण स्त्री विरक्त होती है। घर के बाहर भीतर आने जाने जैसी छोटी छोटी बातों पर सास ननद के प्राय टोकने पर भी विरक्त होती है। और स्त्री के घर के बाहर भीतर आने जाने जैसे सामान्य बातों पर कभी कभार टोकने पर स्त्री जो है विरक्त हो जाती है। तो बिल्कुल यही बात है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं, बल्कि बार बार भीतर बाहर अंदर जाने का जो सिलसिला है उसमें कोई भी रोक टोक लगता है तो उसे भी लगता है कि उसकी अस्मिता पे ही एक प्रश्न चिन्ह है और कहीं ना कहीं उसे बाधा जा रहा है, तो फिर वो जो है विरक्त सी हो जाती है। तो ये कथन सही है। तो कुल मिला के हमने जो है 100 क्वेश्चन जो है पहले पार्ट और इस पार्ट में मिला के कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं ये दिसंबर 2021 जून 2022 वाला जो पेपर है उसे करेंगे। तो हिंदी और प्राइवेट टेलीग्राम है, उससे आप ज़रूर कनेक्ट हो जाएं, सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिलती है। और प्लीज़ जो है अगर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।